नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मंथन में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब कभी भी अनाउंस होने वाला है, तारीखें आने वाली हैं। ऐसे में बीजेपी की सबसे पहले जो लोकसभा की सूची आई है उसमें कुछ नामों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक नाम उसमें जिसकी चर्चा बार बार हो रही है दिल्ली से, और वो नाम है मनोज तिवारी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ मनोज तिवारी का स्वागत कर दीजिए। ऐसे में जब चर्चाएं चल रही थी इस बार बीजेपी 7 सांसदों का दिल्ली से टिकट काट देगी, तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन मनोज तिवारी 2 बार के सांसद, तीसरी बार बीजेपी ने दिल्ली में मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। भोजपुरी स्टार, सिंगर, सेलिब्रिटी, तमाम तरह के परिचय हैं मनोज तिवारी के। लेकिन आज मनोज तिवारी से थोड़ी राजनीति की बात होगी, फिल्मों की बात होगी, मोदी जी की बात होगी। मोदी जी पर बात करना मनोज तिवारी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे। मनोज जी, आपको लग रहा था कि इस बार टिकट मिलेगा, कटेगा? क्योंकि मीडिया में तो, अखबारों में, सोशल मीडिया में, सब जगह चल रहा था इस बार बीजेपी सारे टिकट काटने वाली है दिल्ली के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका, जितने लोग सुन रहे हैं, ये बहुत विद्वान पत्रकार हैं, इनके लिए भी ताली बजा दो आप लोग। मानक माने मानक हैं। और दूसरा, स्टूडियो में भी कई हमारे युवा मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, और न्यूज़ 24 देखने वाले मेरे सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग। देखिए, टिकट किसी का कटता नहीं है, टिकट बस मिलता है। अगर ये जो हमारी पुरानी राजनीतिक बातें हैं कि उसका कट गया, नहीं, वो पार्टी का एक पार्टी का सिपाही है, उसका काम अलग दे दिया गया। तो ये जो मन में वीआईपी कल्चर लेके आते थे ना, खाली वीआईपी कल्चर लाल बत्ती उतार देना नहीं है। वीआईपी कल्चर ये भी है कि हम आम कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी काम देगी हम वो करेंगे। इसलिए जो 2 बार के सांसद हैं अब उनको कुछ और काम दे रहे हैं। हम सोचते ही थे ये काम मिलेगा कि वो काम मिलेगा, अपन ठीक पूछा, कोई भरोसा नहीं। पार्टी क्या हमारे लिए सोच रही है इसके लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि पार्टी हमारे लिए माँ है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो माँ है वो देश के लिए अच्छा कर रही है, ये मेरा विश्वास है। ओके, मैं बताऊं मनोज जी, आपको तीसरी बार इसलिए भरोसा जताया पार्टी ने क्योंकि आपकी जो अपील, आपकी लोकप्रियता है वो दिल्ली तक सीमित नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार में आपका जन्म हुआ था, यूपी, बिहार 2 अहम राज्य देश के, वहां आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और इसीलिए बीजेपी को मालूम है ये स्टार चेहरा हमारे लिए वोट सिर्फ दिल्ली में नहीं लाएगा, ये पूरे देश में वोट लाएगा, खासतौर से यूपी बिहार में। ये मुझे पता चल गया अभी। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक समीक्षा तो होती ही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक गायक भी हैं, हम एक अभिनेता भी हैं, एक छोटे से गांव के व्यक्ति हैं, लेकिन हमने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे भी पढ़ाई करके हमने अपना जीवन एक तय किया है। तो मैं दुनिया को बताते रहता हूं कि सुविधा न मिले तो परेशान मत होना, बिना सुविधा के भी भारत में लोग झंडे गाड़ा करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये बार बार कहते हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में मत रहना, कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़ो, गेनिंग एटीट्यूड लाओ। विपरीत परिस्थिति में भी हम गेन करके दिखाएंगे, और हमसे ज़्यादा आज भारत का युवा कर रहे हैं मानक भाई। तो हमारे लिए पार्टी ने जो भी देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी का, पूरे जितने लोग हैं सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारी जो लोकसभा के लोग हैं, सर्वे में तो वो लोग भी कुछ बोले ही होंगे। तो सर्वे भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बीजेपी में तो वैसे भी बड़े साइंटिफिक तरीके से सर्वे करा के, फीडबैक लेके तब टिकट दिया जाता है। तो इस बार आपका क्या दावा है? अपनी ये सीट आप कितने वोट से इस बार मनोज तिवारी जीतने वाले? पहली बार हम 1,42,000 से जीते थे 2014 में। दूसरी बार 2019 में हम 3,70,000 से जीते। तो जो स्पीड है, और जैसा देखो, जनता का मन पता चल जाता है मानक भैया, सांसद को सब पता चलता है, कहां से शिकायत है, कहां से कौन काम कितना हुआ है,
ये जो काम हमने वादा किया था वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो जिस तरह का माहौल है, मुझे लगता है कि 2020 में ये हम लोगों का जो जीत का मार्जिन है वो मुझे लगता है कि 5 लाख भी टच कर सकते हैं। 5 लाख के वोट के अंतर से आप जीतने का दावा कर रहे हैं 24 के चुनाव में। लेकिन मनोज जी, इस बार तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ हैं। पिछली बार जब आप लड़े थे तीनों अलग अलग लड़े थे। कागज में एक साथ है ना। जमीन पर नहीं है। नहीं नहीं, आप बहुत गहरी बात कह रहे हैं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं जमीन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक नहीं है, नहीं एक है। दूसरे को जितवाने के लिए जान नहीं लगाएंगे। जमीन पे तो एक दूसरे को समाप्त करने के लिए जान लगा रहे हैं। अब आप बताइए, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सुबह शाम गाली दिया हो, और हमारे दिल्ली की एक नेता थी शीला दीक्षित जी, आज उनको लोग याद कर रहे हैं क्योंकि इस 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, बल्कि लोग कहते हैं इससे बढ़िया शीला दीक्षित जी थी। तो उस शीला दीक्षित जी को कौन सी गाली नहीं दिया अरविंद केजरीवाल जी ने? सोनिया जी को कौन सी गाली नहीं दिया? अब कांग्रेस कैसे आपको उठाएगी? और जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने इतना गाली दिया, उसी के कार्यकर्ता, जिसके 62 विधायक हैं दिल्ली में, कितने हैं? 62 आउट ऑफ 70। आम आदमी पार्टी हैज 62 MLAs, बट वो इतना कांप रहे हैं अपने कर्मों से कि 7 सीट में चुनाव भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हम क्या बोले, वो खुद अपने से बोल रहे। एक बात बताइए मनोज जी, और मैं ये अक्सर सोचता हूं, सर इस बार बीजेपी अपने सारे बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है, कांग्रेस पार्टी भी वही करने की रणनीति अपना रही है। जो पुराने चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, बड़े बड़े मंत्री रहे हों, उतार दो। कम से कम 1, 2, 3, 5 सीट, उसके आसपास की सीट, उस पर असर डालेंगे और वोट बटोरेंगे जी। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसी सीट से चुनाव लड़ें, हालांकि उन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, आपको लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लोकसभा की सीट निकाल सकते हैं? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल अगर लड़ेंगे तो 6 लाख से ज्यादा वोट से हारेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कि देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में भी टक्कर देके आए थे, वो आप कह रहे हैं दिल्ली में वो 6 लाख से हार जाएंगे? तो जमानत जब्त हो गई थी, हम क्या करें भाई। देखिए अरविंद ने क्या किया, अरविंद का नाम आज दिल्ली के प्रत्येक गली में एक बहुत बड़े धोखेबाज के रूप में हो गया है। जिस अरविंद ने जो बातें करी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगा था कि यार ये लगता है कुछ नई पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ दिल्ली जितनी गंदे पानी से बदहाल थी और गंदगी पानी की और बढ़ी है। झुग्गी वाले लोग जितने परेशान थे असुविधाओं से, वो असुविधाएं और बढ़ी हैं। पर असेंबली में तो आपको वो पटक के हराते हैं, ऐसी पटखनी देते हैं वो आपको, 67, 62 ऐसे जीतते हैं वो। नहीं नहीं, जीते ही, मैं कहाँ कर रहा हूं नहीं जीते, लेकिन जिन वादों से जीते उन वादों का क्या हुआ? तो जीत क्यों जाते हैं फिर अगर वादे पूरे नहीं कर रहे? नहीं, तो जितना जीतना था जीत लिए, आप जीत भाई लिए। 19 में तो आप 7 लोकसभा सांसद जीते, हाँ, और 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब क्या हुआ? उस समय भी थोड़ा सा भ्रम बाकी था, थोड़ा भ्रम बाकी था, और वोट परसेंटेज घटा उनका। और पीछे एक चुनाव हुआ है MCD का, आप स्वयं देख लीजिए कि जिस आम आदमी पार्टी को 52% वोट आते थे, उनको मुश्किल से 36% वोट पे उनको संतोष करना पड़ा। तो दिल्ली तो जा रही है। और देखिए, जब भ्रम फैलता है ना, तो इतना जल्दी हम, जैसे कंप्यूटर में डिलीट का ऑप्शन आता है, वैसे नहीं कर सकते। जब कोई आदमी झूठ बोलता है, साजिश करता है, तो उसको जाने में भी टाइम लगता है, बट अब वो जा चुका है। अब अरविंद केजरीवाल जी के एक काम प्रति करते हैं ना हाँ। मनोज तिवारी, वैसे भी आप तो एकदम खरी खरी कहते हैं, दिल की बात कह देते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे दीजिए। आप कहिए कि भाई देखो, दिल्ली में कम से कम 1 सीट निकालने का फॉर्मूला मैं देता हूं आपको। मनोज तिवारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, आप आ जाओ, चुनाव लड़ लो, तो वहां और हो जाए पूरा फैसला। आम आदमी पार्टी ही भाग गई मेरे सीट से। अब वो कैसे आएंगे? वो डर के मारे वो कांग्रेस को दे दिए। हमारी सीट पे आम आदमी पार्टी है ही नहीं। नहीं, मैं जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप चैलेंज कर दीजिए ना अरविंद केजरीवाल। मैं तो आज के 4 महीना पहले कह चुका हूं
कि अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने किए गए वादों पे खरे उतर रहे हैं, आपको लगता है कि जनता आपके साथ है, तो आप आइए और मेरे ही खिलाफ चुनाव लड़िए, मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़िए। और अगर कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा आ जाए तो आपके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आनी अभी बाकी है दिल्ली की। अब राहुल गांधी जी आए तो और आनंद आ जाएगा मुझे। कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आप। राहुल जी अगर आप सुन रहे हो तो आइए, आइए आइए। और बताइए कितने वोटों से हराएंगे आप? नहीं, अब ये तो हम नहीं बोलेंगे। अरे आप केजरीवाल जी के लिए आपने कहा 6 लाख से हराऊंगा। हाँ, वो कहीं से भी अगर आज की डेट में लड़ें। अच्छा, राहुल थोड़ा कम से हारेंगे? नहीं, अब हम इतना दोनों में फर्क तो होगा। राहुल गांधी नेशनल पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली और पंजाब की पार्टी के नेता हैं, जो कि अब बाकी राज्यों में पैर पसार रही है धीरे धीरे। अब तो क्या है, दोनों एक ही लेवल पे आ गए हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, दोनों एक लेवल पे आ गए हैं। दोनों ने लाख एक दूसरे को नीचा दिखाने के बाद भी उनका गठबंधन हुआ है और बेमेल गठबंधन है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं, इसलिए मैंने कहा कि पहले से भी ज्यादा वोट मिलेगा। आप राहुल को हरा देंगे, मतलब आप यही कह रहे हैं ना? राहुल को हम नहीं हराएंगे, राहुल जी को उनका कर्म हरा देगा। वो लड़के तो देखो, हम कौन होते हैं तो लड़ाने वाले? मतलब मैं ये मान लूं आपका दावा, क्योंकि अब राहुल अच्छा गांधी। देखिए, राहुल जी कहां से, जहां अमेठी उन कहते थे कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, अब पता चले कि न राहुल जी वहां से लड़ना चाह रहे हैं, न सोनिया जी लड़ना चाह रही हैं। सोनिया जी एक सांसद बने रहने के लिए अब वो राज्यसभा से जा रही हैं, ये दिन आ गया। उनकी तो उम्र हो गई ना, सेहत भी ठीक नहीं रहती। तो एमपी बनने की जरूरत क्या है, वैसे ही बहुत बड़ी है, चलना चाहिए। आप सेहत खराब है तो संसद में जाना ही क्यों है? राहुल गांधी अमेठी वायनाड जीत सकते हैं क्या मनोज तिवारी? आपका क्या वायनाड मानना से टिकटवे नहीं मिला तो कैसे जीतेंगे? वायनाड में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया, अब अपना ही गठबंधन कह रहा है कि तुम इधर मत आना। अब मनोज तिवारी बीच में कहां आया सर? और प्रियंका जी दमन दीव जा रही हैं, पता चला कि दमन दीव, हे भगवान। देखिए, इसलिए कहते हैं अटकलबाजी है, अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, कोई रायबरेली से भी आ सकती हैं। अटकलबाजियों का भी एक आधार होता है, बट व्हाई दिस अटकलबाजी? ऐसा क्यों चर्चा चली आज? इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप सत्ता में हो तो ईश्वर से डरो। आज भगवान राम का मंदिर बन के क्यों खड़ा हुआ? कल तक आप ही के 24 वकील क्यों कहते थे कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? कपिल सिब्बल खड़े हो जाओ, कांग्रेस की पूरी शक्ति खड़ी हो जाए। जिस देश में जन जन में राम है, आप राम को नकारने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां लगाते थे, ये देश आपको माफ करेगा? मतलब आप कह रहे हैं अमेठी राहुल गांधी हारेंगे अगर लड़े तो स्मृति ईरानी के वो सामने? हार चुके हैं, अब तो जाना ही नहीं चाहते हैं। प्रियंका भी हारेंगी रायबरेली से अगर लड़ी तो? नहीं, पहले लड़े तो क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। आपको अगर कहा जाए मनोज तिवारी, क्योंकि आपकी अपील यूपी बिहार सब जगह है, बाकी देश में भी है, पर यूपी तो आपका एकदम गढ़ है दिल्ली के बाद, आप लड़ने को तैयार हैं रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ? भाई अगर पार्टी कहे तो? पार्टी कहे तो मैं तो कुछ भी कर दूं। पार्टी अगर कहती है, देखिए वही कह रहे हैं, हमारी पार्टी में ना बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि हमको टिकट मिला कि नहीं, हम यहाँ लड़े कि नहीं। कैसी रहेगी टक्कर, कैसी रहेगी प्रियंका गांधी वर्सेस मनोज तिवारी? नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो प्रियंका जी को कहता हूँ इधर से ही आ जाए ना, कांग्रेस के पास सीट है। कहाँ, दिल्ली से? हाँ, कांग्रेस की हो जाए मुकाबला। अरे प्रियंका जी, आप अगर सुन रहे हो तो आइए। पर प्रियंका जी बहुत लोकप्रिय हैं, आहा, युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। हम कहाँ लोकप्रिय? इंदिरा गांधी की छवि उनमें बताते हैं। अब हम कहाँ चैलेंज कर रहे हैं? देखो, इंदिरा जी की छवि तो मत लाओ, क्योंकि इंदिरा जी की छवि के बाद वो इमरजेंसी भी याद आने लगता है। आप आइए, आपके पास मौका है, आप आइए। और इस माहौल में हम सब बहुत विनम्रता से बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी आ जाएं दिल्ली से तो हो जाएगा, देख लेंगे, चुनौती ऑप्शन है। ठीक है। मोदी और राहुल की टक्कर अगर हो जाए चुनावी मैदान में, मनोज तिवारी यूपी में ही हो जाए, चलिए कैसी रहेगी टक्कर किसी सीट पर? तो बनारस से आए तो क्या दिक्कत? कैसी रहेगी टक्कर? हम क्या बताएं, चेहरे देखो सबके। अरे आप तो जानते हैं वाराणसी को, यूपी की एक एक
गली को जानते हैं अच्छे से। देखिए राहुल जी को ना पहले इवेंट मैनेजमेंट छोड़ना पड़ेगा कि 4 आदमी कहते हैं आज तुम 15 कदम जाके और मोदी जी को गले लगा लेना, तो गले लगाते समय भी नहीं समझ में आ रहा है गले लगाते कैसे हैं। अगर राहुल जी को ये नहीं पता है कि जब G20 हो रहा है, देश गौरव की बातें कर रहा है, तो राहुल जी विदेश में बैठ करके भारत की बुराई कर रहे होते हैं। राहुल जी भूल जाते हैं विवेकानंद जी को कि देश के बाहर जाने के बाद अपने देश के बारे में अच्छा बोलो। आप चाइना के साथ बैठ करके भारत के खिलाफ राजनीति करते, रणनीति बनाते हैं। मतलब टिक नहीं पाएंगे ना राहुल गांधी मोदी के सामने, यूपी की किसी भी सीट पर या देश की किसी भी सीट पर। देखिए मोदी जी के समक्ष कौन टिकेगा? मैं तो ऐसा भी मान के चल रहा हूं कि अभी नरेंद्र मोदी जी को मैं सवेरे भारत मंडपम में सुन रहा था। जो एक बिटिया आ गई, उन्होंने अपने भाव में हाथ बढ़ाया पैर छूने को, मोदी जी ने 7 बार उसको प्रणाम किया, उसका पैर छुआ। नहीं, तुम भारत की बेटी हो, तुम्हारा मैं पैर छूऊंगा, तुम नहीं। ये भाव कहां से ला सकते हैं ये लोग सर? आपने अमित शाह का इंटरव्यू देखा होगा। हाँ अभी कल ही सर, उन्होंने कहा कि कम से कम 10 साल तो अब प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम 10 साल। अमित शाह ने इशारों इशारों में एक संकेत दे दिया कि 29 की नहीं, आप 34 की तैयारी करो। आपको लगता है 10 साल अभी कम से कम, या उससे भी ज्यादा 15 साल भी पीएम रह सकते हैं मोदी? देखिए हम लोगों ने रोज देखा है कि भारत के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी जब तक स्वस्थ रहे तब तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे, और वो बनाए रखेंगे लोग। प्रधानमंत्री के रूप में कोई तुलना नहीं है भैया। अच्छा, मोदी जी के बाद कौन संभालेगा? अब आप फंसा रहे हो मुझे। मोदी जी के बाद, मोदी जी के रहते भी भारतीय जनता पार्टी के वो एक सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। लेकिन अभी तो हम नरेंद्र मोदी जी के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें। नरेंद्र मोदी जी, मैं तो चाहता हूं कि जब 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, तब भी हम नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि वो हम सबके साथ खड़े रहें। क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं मनोज तिवारी? कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं। कभी नहीं। वो प्रधानमंत्री ये जो पद है, उससे उन्होंने अपने को बहुत दूर कर लिया है, बहुत दूर कर कैसे? लिया। अपने कर्मों से, अपने स्टेटमेंट से, अपनी वो क्या कहते हैं, कुछ लोगों के बताए हुए स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग तो फिल्म भी करते हैं ना, तो हमें स्क्रिप्ट मिलती है। अब राहुल जी को राजनीति में स्क्रिप्ट मिलता है और उसी पे करते हैं, वो भी शायद ठीक से नहीं कर पाते। क्या अरविंद केजरीवाल कभी पीएम बन सकते हैं मनोज तिवारी? हे भगवान, अरे प्रधानमंत्री पद के महत्व को इतना नहीं गिराना चाहिए, उनको सम्मानित रहने दीजिए। अरविंद केजरीवाल का नाम सोचना भी उसके लिए। देखो अरविंद केजरीवाल जी, जो 25 साल की एक उम्र होती है कि पहले तो आप शराब मत पियो, फिर भी आप पी सकते हो, आपको कोई ऐसा कानूनन अड़चन नहीं है, लेकिन 25 साल से नीचे के बच्चों को शराब पीना मना है। ये कहते नहीं 18 साल से पिलाना शुरू कर दो। ये कहते हैं मंदिर के सामने शराब की दुकान खोल दो, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारा के सामने, गिरजाघर के सामने। वो व्यक्ति जो बातें इतनी बड़ी बड़ी करते आए थे, 2 कमरे के घर में रहेंगे, अभी 148 करोड़ के घर में रहते हैं। कौन सोच सकता है? आप किसी भी बिंदु से सोचिए। लेकिन मनोज जी, ये जो तो व्यक्ति कहते थे मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, उसके पास 3.5 करोड़ की गाड़ी हो, एक गाड़ी में चलते हो। कहना और करना में कितना अंतर है मानक भाई। पर आप मुझे ईमानदारी से बताइए सर, बार बार विधानसभा के चुनाव में आप उनसे क्यों हार जाते हैं? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार हार जाते हैं आप। 2 ही बार हारे हैं। और देखिए, कहने को तो कह सकते हैं कि बीजेपी हारी है, लेकिन सच में आप स्वयं सोचो, क्या दिल्ली नहीं हारी है? दिल्ली को उन्होंने क्या दिया? आज दिल्ली का हक क्या इतना है? हम अभी गलियों में, कल कलंदर कॉलोनी में गए थे, परसों हम मुस्तफाबाद की सड़क पे थे,
कल हम गोकुलपुर की सड़क पे थे। मानक भाई, आप उन सड़कों पे चलते हुए ना, आपकी गाड़ी ऐसे इधर उधर होती है कि जो हमको सांसद के रूप में, मैं जानता हूं कि ये गली मेरे बनाने के वश में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं सांसद जी नीचे देखो, तो मैं कैसे उनको बताऊं कि ये गली किसकी है, किसको बनाने की पर ये तो जिम्मेदारी। मान लीजिए ना, दिल्ली की विधानसभा चुनाव की रणनीति में आप उनसे 19 ही रहते हैं। 19 क्या, बल्कि वो 21 होते हैं तो आप 10 होते हैं। नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं कर पाते आप। वोट रहे हैं। परसेंट ठीक है आपका आता है। ऐसा हुआ, उस क्यों समय हुआ? भ्रम जीता। पिछली बार जब हारे थे आपने कहा था कि वो भड़काऊ बयान कुछ थे नेताओं के आपके, वो भी भारी पड़ गए। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी हर बार गलत हो जाती है। हाँ, दिल्ली की पॉलिटिक्स विधानसभा चुनाव में अब बदल चुकी है मनोज जी। लेकिन अब पूरा सिचुएशन बदल चुका है। पहले जो हो गया वो तो हम स्वीकार ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, आप याद रखिए, आज मैं आपके कार्यक्रम में बोल रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2025 में डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। उन सारी बातों को हम पीछे छोड़ करके दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी अगले 3 साल में बना के देंगे। ये आपने बड़ी बात कही है। ये आपने बड़ी बात इसलिए कही है, आपने कहा अगले चुनाव में विधानसभा में दिल्ली में आप जीतेंगे। हाँ, दिल्ली के विधानसभा में आप जीतेंगे अगला चुनाव। हाँ। पर आप पर आरोप ये लगता है कि ये तो दिल्ली की विधानसभा खत्म करने वाले हैं। ये तो दिल्ली में मेयर वाला सिस्टम ले आएंगे, जहां चुनाव होगा ही नहीं, केंद्र सरकार चलाएगी। अब तो अफवाहों का तो भ्रम और अफवाहों का तो दौर दिल्ली में बहुत है। अब सोचिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब सम्मान का सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, युवा बैठे हैं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति जो शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं ईश्वर के लिए या जिसकी भी लें कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, ये निष्ठा है कि आपको जांच एजेंसी सवाल पूछने के लिए बुला रही है और आप कहते हैं मैं जाऊंगा ही आप नहीं। उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे। कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे भाई? आप सवाल का जवाब देने तो जाओ, क्यों गिरफ्तार हो जाओगे? वो कह रहे हैं चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बाकी देश में हम प्रचार ना कर सकें, इसलिए आप गिरफ्तार करना तो चाह रहे हैं। चुनाव तो आज है, सम्मन तो 2 साल पहले गया था। क्या झूठ बोलता है, देखो कैसे आदमी पकड़ाता है। चुनाव आज है ना, वो 2 साल पहले थोड़ी चुनाव था भैया। तो कह रहे हैं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल का जवाब दे दूंगा, बुलाना क्यों चाह रहे हैं आप? तो इतना थर थर कांप रहे हैं, मैंने ऐसा लगता है कि कोई पकड़ के इधर आओ, इधर चले जाओ, ऐसे थोड़ी कोई करता है। हमको वीडियो में बात करो। और देखो आज 2 साल से बोल रहे हैं कि गैर कानूनी पूछताछ है, तो अभी वीडियो में जवाब क्यों दोगे? इफ दैट इज इलीगल देन आप क्यों देना चाहते? आप क्यों देना चाहते आप हैं? दिल्ली में अपनी रणनीति के बारे में मुझे बताइए। कोई आप दिल्ली का, बीजेपी का एक परमानेंट चेहरा आज तक चुन नहीं पाए। कोई आप मुद्दे दिल्ली के नहीं चुन पाए। आपको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक ठाक चल रही थी गाड़ी, फिर आपको हटा दिया, फिर किसी को लाए, फिर किसी को लाए। आप मानते हैं ना कि एक चेहरा बीजेपी को दिल्ली में देना चाहिए? आप थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश में कौन चेहरा था? छत्तीसगढ़ में कौन चेहरा था? राजस्थान में कौन चेहरा था? ये कब तक हम लोग चेहरे पे जाएंगे? हम कब तक चेहरे पे जाएंगे? चेहरा तो अरविंद केजरीवाल बन के आए थे। सर चेहरा छोड़ दीजिए, नीयत जरूरी है। कैसे हराया जा सकता है फिर केजरीवाल को दिल्ली में विधानसभा चुनाव में? नहीं, हराने को तो हम उनको एक बार, हम तो एमसीडी में भी हराए थे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हारे थे। अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी में चुनाव लड़ ही रहे थे, मैं अध्यक्ष था। तो 272 में, जो 70 में उनको 67 सीट आई थी, उनको 272 में 67 पार्षद नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि वो हारे नहीं हैं, लगातार हारे। अभी तक 6 चुनाव हम लड़े हैं, 6 में 3 हम जीते हैं, 3 वो जीते हैं। और अगला जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी का परमानेंट विदाई होगा दिल्ली से। बाय बाय, अब आप छोड़ दो। हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ दिल्ली को इसका अधिकार दें। आपको अगर सीएम का चेहरा दिल्ली में बना दिया जाए मनोज तिवारी? किससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? आप बताओ। ये सोचते हो कि मैं कहूँगा नहीं नहीं जी ऐसा तो थोड़ी। अरे भाई, हम राजनीति में हैं। पार्टी हमको कहे कि मनोज तुमको ये काम करना है तो वही करने चला जाऊंगा, और मुझे अगर सीएम का चेहरा बना दे तो मैं पूरी तरह से जो बातें कह रहा हूं
उसको और ताकत से एग्जीक्यूट करने में लगूंगा, और नहीं दूसरे को भी बनाएंगे तो मैं उतनी ही ताकत से काम करूंगा, क्योंकि दिल्ली को सजाना है। मतलब मोदी जी के हनुमान की तरह आप लोकसभा, विधानसभा, पार्टी का काम सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं तो पता नहीं, हनुमान जी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम बंदर की तरह तो जरूर रह सकते हैं। उस सेना के बंदर की तरह हम रहेंगे। और देखिए, बहुत जरूरत होती है, नल और नील को भी याद रखिए, हनुमान जी के साथ अंगद को भी याद रखिए, और ऐसे ऐसे बंदर भी थे उनके दल में जिन्होंने ऐसा काम किया है। हम तो गिलहरी प्रयास का भी नाम लेते हैं ना जी। एक गिलहरी ने भी कहा इस पुल को बनाने में हम भी थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, इस दिल्ली को गिलहरी प्रयास की जरूरत है। अच्छा मनोज जी, क्योंकि आप मोदी जी के परम भक्त हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, आप कलाकार आदमी हैं, लिखते हैं, गाते हैं, एक्ट करते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मोदी जी पर अगर आपने कुछ लिखा हो, पहले का, अभी का, तो जरा सुनाइए हमारे दर्शक एक टीवी तो मैं पर और यहाँ बैठे बताऊं, लोग। मैं मोदी जी का परम भक्त नहीं हूं, मैं मोदी जी के कर्मों का परम भक्त हूं, जो उन्होंने काम किए हैं। मैं कभी भी व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो काम, मैं तो एक दिन सोच रहा था, अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता जी को खो दिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं आया, जितने लोग घर पे थे एक अर्थी उठा करके देश का प्रधानमंत्री अकेले चल पड़ा, मुश्किल से 50-60 लोग पीछे थे, कोई तैयारी नहीं, किसी को बुलाया नहीं गया। और आज देश की 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, 13 करोड़ घरों में नल से जल गया है, 14 करोड़ लोगों को पहली बार इज्जत घर मिला है। हम आप दिल्ली में बैठ के सोच सकते हैं, गांव में जिसके घर में टॉयलेट नहीं होगा उस महिला की क्या स्थिति होती होगी। तो मुझे तो लगता है कि वहां जो माँ बैठी है ना, वो भी कह रही होंगी कि बेटा तुम माँ के ऋण से उऋण हुआ। माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का देश में बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति, आप सोचिए देश में पहली बार महिला आरक्षण लागू हुआ, पास हुआ, 2026 से लागू होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन दिल्ली में 33% महिलाएं लड़ रही हैं। अभी एक बहन हमारी यहां बैठ के गई है। तो मैं तो समझ रहा हूं कि मां ऐसे कहती होगी कि मां के ऋण से उऋण हुआ तू, मां के ऋण से उऋण हुआ तू, तू भारत का लाल है, गौरव है तेरी मां को तुझ पर, गौरव है तेरी मां को तुझ पर, तू भारत का भाल है। उस ललाट को दिव्य करो, नरेंद्र यहां से देख रही हूं, भारत की बहनें खुश हैं, मैं ऐसा भविष्य निरेख रही हूं, मां के ऋण से उऋण हुआ तू। क्या बात है, तू क्या भारत बात है, का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही मैं गाना लिखते रहता हूं, बहुत ही बढ़िया। मेरा भाव है, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है वो मुझे कहती है, मेरी माँ बहुत पॉलिटिकल नहीं है, 86 इयर्स की हैं, अभी भी बनारस में रहती हैं। मेरी माँ जब उनके बारे में बात करना शुरू करती है, जो निरक्षर है, शिक्षित है, देखो निरक्षर होना और शिक्षित होने में अंतर है, अशिक्षित होना और निरक्षर होना दोनों अलग अलग। मेरी माँ पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं मेरी माँ बहुत शिक्षित है। वो जब बातें करती है ना, हमारे गांव में एक बात बता दूं आपको, टाइम होगा तो रखिएगा, नहीं काट दीजिएगा। हाँ, एक हमारे गांव में ना जूरी तिवारी जी होते थे, उनकी पत्नी थी, तो हमारे गांव में पत्नी को बो बोलते हैं, जूरी तिवारी बो,
मनोज वो ऐसे जो भोजपुरी जानते समझते होंगे, बोलती है कि जोरी तिवारी बो के एगो घर बनवा दो। अब मैं गायक गाना गाता था, मैं कहता माँ, बोला कि 30,000 रुपया में घर बन जाई, और आज उन्हीं को नरेंद्र मोदी जी के कारण पक्का घर मिला अपने गांव में, और मेरी माँ सबसे पहले मुझे फोन करके बता। मनोज जी बहुत बढ़िया। अब मैं चलते चलते एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करूंगा आपके साथ। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, जल्दी जल्दी, ठीक है? ओके मनोज तिवारी, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? अनडाउटेबली नरेंद्र मोदी जी। बेस्ट कांग्रेसी प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? और सोचना पड़ रहा है। देश का लेकिन बेस्ट, मुझे लगता है कि देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कई लोगों के काम हैं, मगर मैं पीवी नरसिम्हा राव को बहुत महत्वपूर्ण। पीवी नरसिम्हा राव। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं, मुख्यमंत्री? बहुत सारे नाम है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर के रूप में भी करके दिखाया, उसको सोचना पड़ेगा, बार बार कहना। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? मुझे लगता है कि मदन लाल खुराना जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या बात है। यूपी का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? देखिए, यूपी के बहुत सारे अच्छे अच्छे चीफ मिनिस्टर हुए हैं, और मैं कई बातें सोच रहा हूं, लेकिन नो डाउट योगी आदित्यनाथ ने जो आज किया है उसके लिए हमको कहना पड़ेगा। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? बिहार के चीफ मिनिस्टर के बेस्ट के रूप में, अब तो आसान है। नहीं मैं बहुत, तो नीतीश जी इधर आ गए। नहीं नीतीश जी आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर जी को याद करना पड़ेगा आपको।